नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बाय वाला पे, जहां आपको एकदम फ्री में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, अच्छा और बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसमें अब तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है, दो तीन, ये फिफ्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं। पहले वाले में हमने जाना था विद्युत रसायन आपका क्या होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, वो हमने पढ़ी थी। सेकंड वाले वीडियो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, रासायनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने एक एक करके पढ़ ली हैं। और आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये यहाँ से आपका एक सवाल जरूर हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका एक सवाल हर बार परीक्षाओं में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नरनस्ट समीकरण आखिर है क्या, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आता है, जहां पर आपको ये नरनस्ट समीकरण अगर पता होगी तब आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्या निकालते हैं? इससे हम निकालते हैं विद्युत वाहक बल, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। इससे लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि ये होता क्या है और क्यों निकाला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक, ये हमने जाना था। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है आपका। और हमने पढ़ा था सेल विभव, क्या पढ़ा था, सेल विभव क्या होता है आपका। और हमने पढ़ा था सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, जिसे हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, और वहीं पर हमने इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे सबके, ठीक है, सबके हमने एग्जाम्पल जाने थे किस तरह से हम किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड विभव की, तो इसमें हमने पढ़ा था ई रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा हमेशा, ठीक है, आईपीएससी कहता है कि हमेशा जब भी हम किसी सेल का पोटेंशियल निकालते हैं तो उस केस में उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। कौन सा लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाता है, ठीक है, मतलब अपचयन वाला। तो ये क्या हो जाता है हमारा ई कैथोड, क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और होगा दोनों पे रिडक्शन पोटेंशियल। अगर एनोड दे रखा है, एनोड, हम जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है हमारा ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको दे रखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्या दे रखा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन वाला दे रखा है तो क्या होता है वो हमने इसमें समझ लिया है कि क्यों ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए। और ये होता है हमारा मानक कंडीशन, इसमें हम मानक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। मानक कंडीशन जैसे वो अवस्थाएं जिनको हम मानते हैं, जैसे मान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 दाब पर, या मान लिया हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और प्रेशर कितना रहेगा, 1 और जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, क्या लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है या हाफ सेल लिया है, उसमें जो हमारा मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। तो ये चीजें हम पढ़ के अब आ चुके हैं नरनस्ट समीकरण पे, जो कि पहले वाली वीडियो से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। तो ये नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दी थी, जो रिलेशन बताती है, किसमें, तापमान में बताती है, और धातु आयनों की सांद्रता में बताती है, और इलेक्ट्रोड विभव, इन तीनों में रिलेशन बताने वाली एक इक्वेशन दी थी नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने। और उसको हम क्या कहते हैं, नरनस्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नरनस्ट समीकरण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह समीकरण जो किसमें संबंध बताती है, जो इलेक्ट्रोड विभव। अब ये इलेक्ट्रोड विभव आपका मानक परिस्थिति में भी हो सकता है और अमानक में भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव कामा तापमान कॉमा, क्या लिखेंगे, धातु आयन, धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता के बीच संबंध बताती है,
संबंध बताती है, क्या कहलाती है हमारी, नरनस्ट समीकरण कहलाती है। वह समीकरण जो किस किस के बीच में संबंध बताती है, एक तो इलेक्ट्रॉन विभव हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, और क्या हो गया, धातु आयनों की सांद्रता। इनमें संबंध बताने वाली समीकरण को ही हम क्या कहते हैं, नरनस्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, नाम क्यों पड़ा, क्योंकि नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, इसलिए इसको नरनस्ट समीकरण के नाम से जाना जाता है। अब ये जो समीकरण है वो एकल इलेक्ट्रोड के लिए अलग लिखी जाती है और आपका सेल के लिए अलग लिखी जाती है। जब हम एकल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे उसके लिए अलग लिखेंगे और सेल के लिए अलग लिखेंगे, पर दोनों में अंतर कितना होता है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो यहाँ पर एक मैं लिखूंगा, नरनस्ट समीकरण आखिर होती क्या है आपकी, देखो E इजकल टू क्या होता है हमारा, ई नॉट, क्या होता है, E इजकल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10, ठीक है, लॉग बेस 10 ही लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, लॉग बेस 10, ऊपर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता, क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता, चाहे वो इलेक्ट्रोड की बात करेगा और चाहे वो सेल की बात करेगा। ठीक है, तो उत्पाद की सांद्रता, नीचे क्या होता है हमारा, अभिकारक की सांद्रता, क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता। ठीक, तो ये भी बताएंगे ये कहाँ से आती हैं। इनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है पता है, कमेंट कीजिए, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में ही क्यों लिखा जाता है, ये बताएंगे आप कमेंट में सब, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो आंसर भी आपको कमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो सारी चीजें हैं इनकी अगर आपको नाम पता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप इसको पहले क्या करिए, लिखे इस तरह से बढ़िया वाले डिब्बे में बंद कर लीजिए और इस पे लगा लीजिए स्टार। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई जो होता है हमारा, ई क्या है हमारा, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, क्या है हमारा, वो भी किसमें, अमानक परिस्थिति में। ये कौन सी परिस्थिति में है, मानक परिस्थिति में। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, अमानक परिस्थिति में सेल का विभव क्या होता है, अमानक परिस्थिति में, परिस्थितियों में सेल विभव, और ये क्या होता है, मानक परिस्थितियों में, मानक परिस्थितियों में सेल, या लिख लो इलेक्ट्रोड विभव, सेल या इलेक्ट्रोड विभव, यहां पर भी कर लेना, इलेक्ट्रोड या सेल विभव, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड या सेल विभव। अगर हम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव, अगर हम सेल पढ़ेंगे तो लिखेंगे सेल विभव। ठीक है, आगे बताएंगे ये कहानी क्या है, तो ऐसे इसको नोट कर लीजिए। और बाकी आपका जो आर होता है, आर क्या है हमारा, आर क्या है हमारा, आर होता है हमारा गैस नियतांक। ठीक है, क्या होता है हमारा, गैस नियतांक, गैस नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है, और इसका मान कितना होता है, 8.314। ठीक है, जूल मोल इंटू के। ठीक, टी क्या होता है हमारा, टी होता है हमारा तापमान, तापमान, वो भी किस में रखेंगे हम, केल्विन में, किस में रखेंगे, केल्विन में। स्मॉल एन क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के मोल। एफ क्या है, ये भी हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम क्या है, फैराडे, क्या नाम है, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। ठीक है, और एक एफ का मान कितना होता है, ये होता है 96,500। ठीक है, 96,500। लॉग बेस 10 तो आपको पता ही है, ये उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, क्या होता है, ऊपर उत्पाद बटे अभिकारक, ये उत्पाद और अभिकारक क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या लिया, ए प्लस बी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं उत्पाद, क्या होते हैं, उत्पाद। ठीक, और ये हमारे क्या है, ये है हमारे अभिकारक, क्या है, अभिकारक। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो मान लो इसमें अगर रिडक्शन हो रहा है, जैसे Cu2+ है हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा है किसमें, Cu में, तो Cu हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अभिकारक, क्या हो जाएगा,
अभिकारक, ठीक है। तो Cu को ऊपर लिखेंगे और Cu2+ को लिखेंगे नीचे, ठीक है। Cu को ऊपर और Cu2+ को कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो एकल इलेक्ट्रोड के लिए अभी देखो ना यहाँ पर सेल लिखा हुआ है ना यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। नर्नस्ट समीकरण इस तरह से लिखी जाती है। अगर सेल के लिए लिखेंगे तो यहाँ सेल लिख देंगे और इलेक्ट्रोड के लिए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर अगर लिखें मानक विभव, क्या होता है, मानक विभव, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव हो या सेल विभव हो, जैसे हम क्या कहते हैं, E0 कहते हैं, ठीक है। हमेशा मानक कंडीशन, ठीक है, हमेशा मानक कंडीशन में ही निकालते हैं। अब ये मानक कंडीशन क्या होती है, ये वो कंडीशन होती है जिसको हम मानते हैं, ठीक है। जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मान लेते हैं, ठीक है। और जो धातु आयन की सांद्रता है, सांद्रता कितनी मान लेते हैं, उस विलयन की सांद्रता होनी चाहिए 1 मोलर। कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी मानक कंडीशन होती है। अगर हम दाब मानेंगे, गैस की बात करेंगे तो वहां पर दाब कितना होगा, 1 ATM के बराबर होगा, ठीक। तो ये मानक कंडीशन है। इस कंडीशन पर ही हम क्या करेंगे, सेल या इलेक्ट्रोड का मानक विभव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम अभी आगे जानेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम एकल इलेक्ट्रोड के लिए लिखें, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एकल इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट समीकरण। एकल इलेक्ट्रोड के लिए क्या हो जाएगी, एकल इलेक्ट्रोड कह लो या अर्ध सेल कह लो। तो जब भी हम पढ़ते हैं एकल इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल या सेल, तो वहां पर जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो कौन सा लिया जाता है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें भी हम कौन सा लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम जानते हैं रिडक्शन या अपचयन हमारा कौन से पर होता है, कैथोड पर होता है, ठीक है। जब हमने सेल पढ़ा था तो हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया, जो कि कहाँ होती है, हमारी कैथोड पर, ठीक। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो अपचयन कब होगा, जब मान लो Cu2+ है हमारा, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है हमारा, ये बना रहा है Cu सॉलिड, ठीक। तो हम कहेंगे कि इसमें जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। इस केस में अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कॉपर का क्या निकालना, आपको पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, कॉपर का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। या इस वाले इलेक्ट्रोड का या इस वाले हाफ सेल का आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, या मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नर्नट समीकरण की सहायता से, किससे, ये जो हमारी नर्नट समीकरण है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, नर्नस्ट समीकरण से। कैसे लगाएंगे ये नर्नस्ट समीकरण, देखो ई है, अब रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन लिख लो। रिडक्शन मतलब Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या आ जाएगा हमारा E0, और वो भी क्या है, इस पर भी रिडक्शन हो रहा है, यानी कि Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। माइनस क्या हो जाएगा, RT/NF लॉग वेस्ट 10, ऊपर क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये समीकरण बन जाएगी आपकी एकल इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए, एकल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट क्या है हमारा ये, और रिएक्टेंट क्या है हमारा ये, ठीक। तो ये समीकरण बन जाएगी आपकी एकल समीकरण, किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक। अब अगर हम इस वाली अभिक्रिया के लिए ये अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस वाली समीकरण के लिए अगर हम ये लगाते तो क्या हो जाएगा, देखो Cu2+ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये बना रहा है Cu, और E0 Cu2+ ये कन्वर्ट हो रहा है फिर से Cu में, माइनस RT/NF, क्या हो जाएगा, RT/NF लॉग बेस 10, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा Cu, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा Cu2+, क्या हो जाएगा Cu2+, ठीक है। तो इस हाफ सेल के लिए नर्नट समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगी, और इसी में हम वैल्यूज रख देंगे सबकी, तो जो भी आएगा हमारा क्या आ जाएगा,
सेल्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो अगर बात करें इसकी मानक कंडीशन पर, किस पर? मानक कंडीशन पर। ये जो हमारा होता है ये ठोस के लिए, किसके लिए? ठोस के लिए इसका मान कितना होता है? एक। ठोस हो या प्योर गैस हो उसके लिए हम कितना रखते हैं? एक रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह पे हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं? 1/Cu2+। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, क्योंकि सॉलिड का मान कितना होता है? एक। उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी मांगते हैं? एक। अब इस वाली इक्वेशन में देखो अगर बात करें किस पर? मानक परिस्थिति में। ठीक है, तो मान लेते हैं मानक परिस्थिति का मतलब होता है टेम्परेचर आपको दे रखा होगा। क्या लिखा होगा? मानक परिस्थितियों में। ठीक, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब क्या होगा? जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको ये सभी वैल्यूज दे रखे होंगे। ठीक है, दिया होगा जैसे T बराबर आपका कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 298 क्या हो जाएगा? यहाँ से T का मान मिल जाएगा और R का मान आपको पता है 8.314 रहता है। कितना? 8.314। और क्या बचा? N का मान। N का मान कैसा होता है? वेरिएबल होता है। अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उनका मान रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना है? 2, तो इसको हम छोड़ देंगे N को भी। ठीक है, और F बराबर क्या होता है हमारा? 96,500। ठीक, तो ये मानक परिस्थिति में ये सब चीजें दे रखी होंगी, किसके अलावा? इलेक्ट्रॉन के अलावा। ठीक है, ये बदलते रहते तो इलेक्ट्रॉन को हमें छेड़ना नहीं है। ये सब वैल्यूज उठा के हम इस वाले क्वेश्चन में रख देंगे तो बन क्या जाएगा हमारा? ECU2+ से Cu इक्वल टू E0 Cu2+ से Cu माइनस R का मान कितना लिखा था हमने? सॉरी, जब ये log बेस 10 रहेगा, यहाँ पर ln कर दो पहले। क्या कर लो? ln। ये क्या होता है हमारा? नेचुरल लॉग होता है। क्या होता है? नेचुरल लॉग। यहाँ पर भी ln ही कर लो, ln। क्योंकि जब ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी क्या है हमारा? ln ही है, ln। ठीक, अब log बेस 10, ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? देखो ln इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ये होता है। तो जहां ln लिखा हो वहां पर ये मान रख देना, तो रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2.303 इंटू R का मान कितना है? 8.314 और T का मान 298 अपॉन नीचे N और F का मान कितना है? 96,500। कितना है? 96,500। ठीक, और बाकी हमें जो मान दे रखा है ये वाला इसको यहीं लिख लो, log बेस 10 1/Cu2+ कॉपर आयनों की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो ये वाली मानक परिस्थिति में ये जो मान है सब दिए हैं, ये बराबर रहते हैं हमेशा। किसको छोड़कर? इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन को जैसे कि तैसा रहने देंगे, मतलब n से हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? तो हमें मिलता है ECU2+ से ये बना रहा है Cu इक्वल टू E0 Cu2+ से ये किस में जा रहा है? ये जा रहा है हमारा Cu में। ठीक, माइनस यहाँ पर आता है हमारा 0.0591/n और log बेस 10 ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? 1/Cu2+। ये बन जाएगी हमारी एक समीकरण। ठीक है, किसके लिए? एकल इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक, ये बन गई एकल इलेक्ट्रोड के लिए। यहाँ देखो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन हमेशा किस पे होता है? कैथोड पे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैथोड, और यहाँ पर भी क्या है? कैथोड। ये आप लिख सकते हैं आरपी। क्या लिख सकते हैं? आरपी, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन और पोटेंशियल। ओपी अगर दे रखा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा होगा, फिर भी आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें? आरपी में। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में आपको क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, तो ये तो थी हमारी इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड हम 2-1 सवाल करेंगे। ठीक है, तो मैं सवालों को नोट करूंगा यहाँ पर फटाफट से आप लोग। अब
एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एकल इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो केवल हमने एक ही इलेक्ट्रोड लिया है या एक ही अर्ध सेल लिया हमने, ठीक है। उसमें होने वाली रिएक्शन आपको दे रखी है और उसका जो मान है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी आपकी दे रखी है, धातु आयन की सांद्रता कितनी है। तो इसको क्या करना है, आपको अपचयन विभव निकालना है। अब यहाँ पर मानक नहीं लिखा है क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो जब भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे या टेम्परेचर दे रखा होगा 25, तो वो अपने आप बताता है ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी मानक कंडीशन है। कौन सी है, ये है हमारी मानक परिस्थिति, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन दे रखी होती है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका हम पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसके लिए हम पहले रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, फिर हमें मिलेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो Ag जो प्लस का जो है, Ag प्लस का एक्वस मीडियम में जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag सॉलिड में, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या करेगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, Ag प्लस का बना लेगा। तो ये हमें रिडक्शन वाली एक इक्वेशन मिल गई है हमें। अभी हमने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखी थी नर्नर समीकरण, किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। तो वहां हम रिडक्शन रिडक्शन लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, रिडक्शन और रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और लिखेंगे यहाँ नर्नस्ट समीकरण से, ठीक, अप्लाइंग नर्नस्ट इक्वेशन। तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी कि Ag प्लस से किस में जा रहा है, ये जा रहा है Ag में, ठीक। और इधर लिखते हैं हम ई नॉट, ये भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन, Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag में जा रहा है। माइनस का कितना आया था, 0.0591/n, ठीक है। और हमने यहाँ पर अभी ln लिखा है, जब हम सेल के लिए लिखेंगे तो हम इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे देखो क्या आता है, और यहाँ पे आता है हमारा log बेस 10, और ऊपर क्या आता है हमारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही आता है। तो इसमें देखो प्रोडक्ट हमारा ये है, रिएक्टेंट हमारा ये है, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा Ag, और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा Ag प्लस का, क्या हो जाएगा, Ag प्लस, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ठीक। ये सॉलिड होता है। अभी हमने पढ़ा था कि ठोस का मान कितना होता है, ठोस के लिए, ठोस के लिए कितना लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं। बाकी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। Ag प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये दे रखा है, इसको हम लिखेंगे Ag प्लस की जगह पे, ठीक। अब देखो सबके मान रख दो, ये जो है ये वाला, इसका मान हमारा ये दे रखा है, ठीक है, रिडक्शन वाला है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और इधर क्या आ जाएगा हमारा Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag में। हमें इसी का अपचयन विभव निकालना है, क्या करना है, इलेक्ट्रोड ये दे रखा है, इसके लिए अपचयन विभव निकालना, तो यही होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये मानक परिस्थिति में होता है, जो कि आपको 1 दे रखा होगा, कितना है, 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591/n, n कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, और log बेस 10 ऊपर 1, और नीचे कितनी सांद्रता दे रखी है इसकी, ये 0.01, ठीक। ये 0.01 है, इसका मतलब क्या है, 10 की घात माइनस का 2, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है 10 की घात माइनस का 2। जब ये माइनस की 2 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, तो हो जाएगा हमारा Ag प्लस से Ag इक्वल टू प्लस का 0.80 वोल्ट माइनस, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रहेगा, 0.0591, और ये हो जाएगा हमारा log बेस 10। ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, 10 की घात 2 हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 10 की घात 2। अब देखो अगर कहीं पर भी आपको इस तरह से लिखा मिल जाए, ठीक है, मान लो log बेस 10 x की घात a अगर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, a log बेस 10 इंटू x, इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये जो 2 घातें हैं वो कहाँ आ जाएंगी, वो log के आगे आ जाएंगी, ठीक है। जो घातें होती हैं वो log के आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा हमारा Ag प्लस से Ag इक्वल टू प्लस का है 0.80 वोल्ट, और ये आगे आ जाएगा माइनस का 0.0591 गुणा 2 गुणा log बेस 10, और ये 10 यहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर x यहीं रह गया उसी तरह से 10 आपका यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो 10, चूंकि log बेस 10 का मान कितना होता है, 1, log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
ठीक। ये बेस को नहीं, ये अगर उसके साथ में 10 बड़ा वाला लिखा है उसका मान होता है 1, ठीक। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब चलते हैं हम ई ए जी प्लस से ए जी की ओर, और कितना है प्लस का 0.80 वोल्ट माइनस, ये 2 है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा इसका 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना, ठीक। तो माइनस का 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा आपका 11.82, ठीक है, 11.82। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है, इसमें से इसको जरा घटा दो, कितना आ जाएगा प्लस का 0.80 0.1182, ठीक। इस तरह से यहाँ से यहाँ कैरी ले लो, इधर से इधर, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 9, 9 में से 8 गया 1, 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 1 गया कितना बचा 6, 0.6818, कितना बचेगा 0.6818, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ए जी प्लस से ए जी की ओर जब बढ़ेंगे तो मिलेगा हमें प्लस का 0.68 और 18 वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा किसके लिए, इस वाले इलेक्ट्रोड या हाफ सेल के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा मैं, वो आपको रहेगा होमवर्क में, कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। प्रोसेस आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। अगर उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू दे रखी है तो उसे हमें चेंज करना है, ठीक। जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, और अगर आपको दे रखा हो ऐसे Zn से क्या जा रहा है Zn, और इसका मान दे रखा है 0.10⁻², ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से। तो इसको क्या करना है, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। Zn प्लस से ये हमारा क्या है Zn था और बन गया हमारा Zn2+। तो हम कहेंगे कि Zn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ये जो दे रखा है ये कौन सा दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मान जो भी आएगा वो क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, बात खत्म। अब जैसे यहाँ पर ये आया आपका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो क्या कर देंगे उल्टा 618 वोल्ट, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसको आप होमवर्क में करेंगे और आंसर उसका कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ई नॉट इसके लिए दे रखा है, ठीक है, ई नॉट CD2+ से CD, ठीक है, ये आपको दे रखा है माइनस का 0.40 वोल्ट, ठीक। तो ये आपके लिए 2 सवाल हैं, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, और किसका आंसर सही आएगा, ठीक, एक दूसरे को सभी बताएंगे और जिसका आंसर सही आएगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे और मैच कर लेंगे। अगर किसी का आंसर गलत आता है तो हम वहाँ पर बता देंगे कि किसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्या करना है, इन दोनों का सॉल्यूशन करना है और कमेंट में बताना है, ठीक। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेल के लिए हम नर्नर समीकरण लिखते हैं, ठीक है, किसके लिए, ये तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड के लिए, सेल के लिए कैसे पढ़ते हैं और वो किस तरह से ड्राइव होती है, ठीक है। सीधे अगर हम यहाँ पर लिख देंगे ई सेल ई नॉट सेल, बाकी इसका मान लगा देंगे तो यहीं पे बन जाएगी ये सेल के लिए, लेकिन ये बनती कैसे, किस तरह से ड्राइव होती है, ठीक है। तो ये सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये होती तो है लेकिन ये बनती कैसे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसका बनना, अगर आपको पता चलेगा ये कैसे बनती है तो आप किसी भी सेल के लिए नर्नर समीकरण आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं तब तक इसको साफ करता हूँ। अब हम बात करेंगे किसी सेल के विद्युत वाहक बल के लिए नर्नर समीकरण किस तरह से हम ड्राइव करते हैं, ठीक है, और उसका किस तरह से यूज करते हैं, एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल के लिए सेल के ईएमएफ लिख लो, ठीक है, ईएमएफ जिसे हम कहते हैं विद्युत और वाहक और बल, सेल के विद्युत वाहक बल
के लिए नर्नस्ट समीकरण, या केवल आप इतना लिख सकते हैं कि सेल के लिए, ठीक है, किसके लिए, सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन, सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन। किसी सेल को हम ऐसे कैसे निकालते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, तो पहले अगर हम बात करें सेल के लिए, तो हम जानते हैं कि जब हमारा सेल होता है वो सेल दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर या दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। एक हमारा एनोड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, कैथोड। एनोड पर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और कैथोड पर हमने जाना क्या होता है रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी हमने रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा था इलेक्ट्रोड के लिए। अब हम सेल की बात करेंगे तो वहां पर हमें दोनों मिलेंगे, ऑक्सीडेशन भी मिलेगा और रिडक्शन भी मिलेगा। लेकिन याद रखना है, जब भी हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो हमेशा कौन से पोटेंशियल की बात करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि IUPAC ने कहा है कि जब भी आप पोटेंशियल की बात करेंगे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, यानी कि अपचयन विभव लेंगे। कौन सा, अपचयन विभव। हम जानते हैं कि हमारा एनोड पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन उसका भी हमें कौन सा लेना है, रिडक्शन वाला लेना है। कौन सा लेना है, रिडक्शन वाला लेना है। होता जरूर ऑक्सीडेशन है, पर आपको कैलकुलेट करना है रिडक्शन वाला, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने क्या लिखना है, रिडक्शन ही लिखना है। क्या लिखना है, रिडक्शन, ठीक है। तो सेल के लिए लिखते हैं, तो हम इधर से शुरू करेंगे, जिसके हम इधर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसके लिए, सेल के लिए, ठीक। और वो भी कौन सा होगा, डेनियल सेल होगा। ये लिख लेना, कौन सा होगा, डेनियल सेल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है और हमने यही पढ़ा था, ठीक। तो आपको पता भी होगा डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल जैसे हमने पढ़ा था, डेनियल सेल दो बीकर लेते हैं, उन दोनों बीकरों में क्या डालते हैं, इसमें एक रॉड डालते हैं और इसमें हम दूसरी रॉड। ये हमारा एनोड का काम करता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड क्या होता है हमारा, कैथोड। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा एनोड होता है तो ए से लिख दूंगा, निगेटिवली चार्ज होता है। ये कैथोड होता है तो सी से लिखूंगा, और ये कैसा होता है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इन दोनों को हम किससे जोड़ते हैं, एक धातु के चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। ये जिंक का बना होता है, किसका बना होता है, जेडन का। ये किसका बना होता है, कॉपर का। इस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण, ये हमने पढ़ लिया है। इस पर क्या होता है, अपचयन, तो ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक। ऑक्सीकरण मतलब ये जो हमारी छड़ है ये क्या करेगी, Zn2+ आयन इस वाले सोल्यूशन में प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, Zn2+ आयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई ऑक्सीडेशन, मतलब कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, क्या कर दे, त्याग दे, और प्लस आयन की फॉर्म में जनरेट हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अपचयन मतलब इसमें पहले से हमारा Cu2+ बना होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वायर के थ्रू जिंक द्वारा त्यागे गए इधर आ जाएंगे, ठीक। और ये आएंगे, ये किसको, ये कॉपर इन दोनों को ग्रहण करेगा और Cu की फॉर्म में इस वाली रॉड पर क्या हो जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। बेसिक वैसे हम जानते हैं इस पर होने वाली जो रिएक्शन होती है हमारी, वो क्या होती है, Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और इस पर होने वाली रिएक्शन हमारी क्या होती है, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या बना लेता है, Cu। लेकिन इसका भी हमें कौन सा लिखना है, इसका भी हमें रिडक्शन वाला ही लिखना है। कौन सा लिखना है, रिडक्शन, मतलब ये अभी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डेनियल सेल, ठीक है। एनोड के लिए लिख लो पहले, एनोड पर, ठीक। एनोड पर होता क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हमें कौन सी लिखनी है, हमें लिखनी है रिडक्शन वाली। कौन सी लिखनी है, हमें लिखनी है रिडक्शन वाली, ठीक है। रिडक्शन में क्या होगा, जब भी कोई सॉरी, रिडक्शन मतलब क्या करेगा, Zn अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में आ जाएगा, Zn2+ की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बात करेंगे इसकी, ठीक है, एनोड वाले की। एनोड पे क्या हमारा Zn से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हमारा हो रहा है हमारा Zn2+ में, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारा त्याग दे रहा है। या तो ऐसे लिख लो, या इसका भी क्या कर लो, या तो इसका भी रिडक्शन कर लो, ठीक है। क्या कर लो, या तो इसका भी रिडक्शन, क्योंकि हमें रिडक्शन फॉर्म लेनी है। 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा है हमारा, Zn बना रहा है, ठीक। लिखना हमें ये वाली है। अगर हम यहाँ से लिखेंगे तब भी हम इसको उल्टा करके ही लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे तब हम इसको सीधा करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें नर्नस्ट समीकरण की, तो इसके लिए क्या बन जाएगी हमारी, इसके लिए हो जाएगा हमारा E
क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी कि जो हमारा Zn2+ है वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है हमारा Zn में, तभी तभी तो रिडक्शन होगा। और E0 इसमें भी क्या होगा हमारा Zn2+ का है वो किस में जा रहा है, हमारा Zn में जा रहा है। और हम जानते हैं क्या होता है RT/NF, Ln क्या होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें हमारा प्रोडक्ट कौन सा हमारा Zn, रिएक्टेंट कौन सा हमारा Cu2+। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम Zn, और यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा हमारा, रिएक्टेंट हमारा ये है और प्रोडक्ट हमारा ये, तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा Zn2+, क्या हो जाएगा Zn2+ आयन। ठीक, तो ये बन जाएगी हमारे किसके लिए, एनोड के लिए। ठीक है, किसके लिए, एनोड के लिए। इसी तरह से हम बात करेंगे कैथोड के लिए, इसकी कैथोड, कैथोड पर हमारा क्या होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, जो कि हमें उधर दिखाई दे रहा है। तो इस पर क्या होता है हमारा रिडक्शन, वो भी Cu2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है Cu2+, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और क्या बना देता है हमारा, ये बना देता है हमारा Cu। ठीक, इसके लिए अगर हम नर्नर समीकरण की बात करेंगे तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसमें भी हमारा रिडक्शन हो रहा है, यानी कि Cu2+ किस में जा रहा है, ये Cu में जा रहा है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। और क्या होता है मानक परिस्थिति में भी ये क्या होता है Cu2+ इसमें जाएगा, ये Cu में जाएगा, माइनस का RT/ क्या हो जाता है हमारा NF और Ln। और यहाँ देखो अब ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये प्रोडक्ट हो गया और ये हमारे क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है Cu और रिएक्टेंट हमारा क्या है Cu2+, क्या हो जाएगा हमारा Cu2+। ठीक, और हम जानते हैं जो हमारे ठोस होते हैं, ठीक है, ठोस, ठोसों के लिए जैसे यहाँ पर देखो हमारा क्या है Zn है, इसके लिए भी बन हो जाएगा, और Cu है इसके लिए भी क्या हो जाएगा बन हो जाएगा। ठीक, तो आप इसकी जगह और इसकी जगह एक एक रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, एक एक। तो यहाँ अभी एक रख लो या फिर बाद में रख लेना, इसका मान कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे भी हम कितना रख देंगे, एक रख देंगे, और इसकी जगह पे भी हम कितना रख देंगे, यहाँ पर भी हम कितना रखेंगे, एक रखेंगे। ठीक, ये होगी आपकी कहानी। अब देखो डेनियल सेल का विभव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेनियल सेल की अगर हम विभव की बात करेंगे तो हम कैसे निकालते हैं, मानक विभव कैसे निकाल रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ये हमारी कहानी यहाँ से बन जाएगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, डेनियल सेल का विभव। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेनियल सेल का विभव। ठीक, तो डेनियल सेल का विभव हम कैसे निकालते हैं। ठीक, मानक हो या अमानक हो, मानक रहेगा तो ये वाला रहेगा। ठीक, तो ये क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये भी क्या होता है हमारा ई कैथोड और ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, क्योंकि केवल इसकी बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये क्या होता है हमारा अमानक कंडीशन में होता है। ठीक है, और मानक में क्या होता है, मानक में हमारा E0 सेल बराबर ई सेल, E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो इतनी चीज हम जानते हैं कि ये चीजें हमें पता है, ये वाली चीजें हमारी होती है। ठीक है, अब ये वाला हमारा कैथोड है, कैथोड कौन सा ये वाला, और एनोड कौन सा ये वाला। अब हम इस वाले वैल्यू में क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इन दोनों के मान रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से E0 सेल बराबर ई सेल बराबर, देखो इसमें हम इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये वाला ई सेल ले आओ, क्या हो जाएगा हमारा ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा हमारा, ये कहानी कैथोड की है। ठीक है, ये कहानी किसकी है, कैथोड की। तो ये वाला पूरा हमारा कैथोड पे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम किस पे लिखेंगे, कैथोड पे लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा E0 Cu2+ से किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है, माइनस का RT/ क्या हो रहा है NF Ln क्या हो जाएगा 1/Cu2+।
अब देखो माइनस का साइन आ गया, इसको ले आओ एनोड वाले को, तो एनोड में क्या हो रहा है हमारा ई नॉट Zn2 प्लस से किसमें जा रहा है, ये Zn में जा रहा है, ठीक है, किसमें Zn में जा रहा है, और यहाँ माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो आर टी अपॉन क्या हो जाएगा एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन Zn2 प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन, ये हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखो ये कैथोड माइनस ये एनोड, इनको अगर हम ले लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर क्या हो जाएगा कैथोड और माइनस एनोड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ई जो हमारा सेल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई नॉट सेल, क्योंकि ई नॉट सेल जो है वो किसके बराबर हो रहा है, वो हमारा है कैथोड माइनस एनोड, और ये जो हमारा है ये वाली वैल्यू ये हमारी किसकी है कैथोड की है, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी किसकी है एनोड की है, तो इसमें से ये घटा देंगे कट जाएगा, तो ई नॉट सेल के बराबर आ जाएगा, आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है आर टी है और इधर आर टी अपॉन एन एफ दोनों सेम है, तो इनमें से एक कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा माइनस का आर टी अपॉन एन एफ, क्या आ जाएगा माइनस का आर टी अपॉन एन एफ। अब देखो बचा क्या, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन बच गई और ये वाली कॉन्सेंट्रेशन बच गई, इनको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे एल एन 1 अपॉन सी यू टू प्लस माइनस एल एन 1 अपॉन Zn2 प्लस, तो ये हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब ये जो लिखा हुआ है एल एन वाला, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, इधर इसको मिटाया जाए, अब हम इस वाले को थोड़ा इधर लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा हमारा ई सेल बराबर क्या आ गया ई नॉट सेल, ठीक, और माइनस का क्या है आर टी अपॉन एन एफ, इधर जो ब्रैकेट में हमारा बचा हुआ है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में बचा हुआ है इसको हम पहले यहीं पर लिखते हैं, फिर हम बताते हैं इसकी कहानी क्या होती है, एल एन 1 अपॉन सी यू टू प्लस और माइनस एल एन 1 अपॉन Zn2 प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब ये जो एल एन होता है, क्योंकि क्या होता है हमारा एल एन जो होता है वो 2.303, ठीक, 303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। ये जो एल एन होता है हमने पहले लिखा था, ये क्या होता है प्राकृतिक लॉग होता है, क्या होता है प्राकृतिक लॉग। इसको 10 आधारी लॉग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से 2.303 से इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो कहानी लिखी हुई है आपकी ये वाली, ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको लिखा मिल जाए एल एन या लॉग, ठीक, एक्स अपॉन वाई, क्या लिखा मिल जाए लॉग एक्स अपॉन वाई लिखा मिल जाए, तो समझ लेना इसका ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, क्या लिखा हुआ है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, समझ आया, क्या लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई क्या होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ये कुछ इसी टर्म में लिखा हुआ है, पर ये ध्यान रखना ये किसमें लिखा हुआ है वटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, किसमें वटे की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इस वाली टर्म को एक बार हम x मान लेंगे, एक बार क्या ये वाली टर्म है इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया x, और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया y, ठीक। तो मैं लिखूंगा एल एन एक्स अपॉन वाई, क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, लेकिन यहाँ पर जो x है मेरा वो क्या है 1 अपॉन सी यू टू प्लस, एक्स बराबर क्या है ये हमारा 1 अपॉन सी यू टू प्लस, और y बराबर क्या है ये है हमारा 1 अपॉन Zn2 प्लस, ये है हमारे पास, ठीक। अब देखो अगर हम x अपॉन वाई इनको इसी तरह से रखें, इनको इसी क्रम में अगर हम रखें, एल एन एक्स का मान क्या है 1 अपॉन सी यू टू प्लस और y का मान क्या है 1 अपॉन Zn2 प्लस, ऐसा करने पर देखो हमें क्या मिलता है सबसे ये पड़ोस पड़ोस वालों की गुणा होती है और सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा एल एन क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये जो हमारा Zn है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या पहुंच जाएगा हमारा ऊपर Zn2 प्लस हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, और ये जो हमारा सी यू है वो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी यू टू प्लस हमारा नीचे आ जाएगा।
तो हमें फाइनली ये मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। इस पूरे वाले की जगह पे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से आएगा ये दे रखा है, एक्स अपॉन वाई होता है log x माइनस log वाई। एक्स हमने इस वाली टर्म को x मान लिया है, इस वाली टर्म को हमने y मान लिया है। चूंकि x बराबर क्या है 1/cu2 प्लस, तो हमने लिख दिया 1/cu2 प्लस, और y बराबर क्या है हमारा 1/Zn2 प्लस, तो 1/Zn2 प्लस। इनको अगर हम इस तरह से रखते हैं तो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या इधर आ जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, इतना प्राप्त हो जाएगा इस पूरे की जगह पे। तो इतना सा ही लिखेंगे हम सबकी जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का आर टी अपॉन एन एफ, एल एन क्या हो जाएगा हमारा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। चूंकि हम जानते हैं ln बराबर क्या होता है, इतने से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, कब, जब इसको हमें कन्वर्ट करना होता है log बेस 10 में। ठीक है, ये प्राकृतिक लॉग है, इसको 10 आधारी लॉग में बदलने के लिए इस वाली इक्वेशन में हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 और आर टी अपॉन क्या हो जाएगा एन एफ, और इधर बचेगा हमारा, अब आ जाएगा log बेस 10। ठीक, ऊपर क्या बचेगा हमारा, ऊपर है हमारा Zn2 प्लस, और नीचे हमारा क्या है, नीचे है हमारा Cu2 प्लस। तो ये बन जाएगी हमारी कुछ इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगर मानक परिस्थिति की बात करें, किसकी बात करें, मानक परिस्थिति की बात करें। ठीक है, वैसे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, स्टार लगा लेना यहाँ पे। अगर टेम्परेचर ना दिया गया हो, ठीक, तो क्या करेंगे आप, इसको रखेंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर अलग से रखना होगा, आर का मान अलग से रखना होगा, ये पहले बता दिया कितना होता है। ठीक है, अब अगर मानक परिस्थिति लिखी हो, क्या लिखा हो, मानक परिस्थिति लिखी हो, उस मानक परिस्थिति में क्या होता है, मानक परिस्थिति, ये आपको पहले ही बता दिया था क्या होता है मानक परिस्थिति। ठीक है, मतलब इसमें जो चीजें होंगी वो आपको दे रखी होंगी, क्या होंगी, जो चीजें होंगी वो आपको दे रखी होंगी। जैसे मान लो आपका तापमान कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 298 केल्विन। ठीक, और आपका एफ का मान आपको पता ही है कितना होता है 96,500, और आपका क्या है आर का मान भी हमने पीछे लिखा था कितना होता है 8.314। एन क्या होता है हमारा वेरिएबल होता है। अगर मानक परिस्थिति की बात करेगा या टेम्परेचर दे रखा हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहानी हमारी यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब हम बात करेंगे मानक परिस्थिति में। ठीक है, जब आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे रखा हो या लिखा हो मानक परिस्थिति में, ठीक, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं इन सब वैल्यूज को उठाकर इनकी जगह पे रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई नॉट सेल माइनस का 2.303 आ गया, इंटू आर का मान कितना होता है 8.314, और टी हमें दे रखा है 298 केल्विन, अपॉन में क्या आ जाएगा, एन कैसा होता है वेरिएबल, उसको नहीं छेड़ना है, बाकी 96,500 एफ का मान होता है, और इसको हमने log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है। क्या है हमारा Zn2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब ये जो चीजें हैं ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या मानक कंडीशन में ये वाली चीजें हमारी कैसी रहती हैं, फिक्स रहती हैं। तो इनको आपको बार बार नहीं रखना है मानक में या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, तो हमें मिलता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये आता है 0.0591 अपॉन एन, लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास Zn2 प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आयनों की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, और यही हमारा क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं नर्नस्ट समीकरण कहते हैं, किसके लिए, सेल के लिए। ठीक है, किसके लिए, सेल के लिए, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। ठीक, तो इसको क्या करेंगे आप इस तरह से स्टार बना लीजिए इस पे। ठीक है, ये आपको क्या करना है अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये एन है, अच्छा अब क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, यही समीकरण
डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए क्या है, नरनस्ट समीकरण है। क्या है, नरनस्ट समीकरण है। समझ आया यहाँ तक? सीधे आपको या तो ये लिख दिया जाता है, ये बताया है कि किस तरह से ड्राइव होती है, किस तरह से ये बन के आती है, ठीक है। हम चाहते तो सीधे आपको इतना ही लिख दिया जाता कि ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन होता कैसे वो हमने सब एक एक करके पढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, और फाइनली हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर, जो कि हमारी क्या है, एक नरनस्ट समीकरण है। किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, ठीक है, या किसी सेल के लिए। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तब तक मैं क्या करूंगा, इसको मिटा के और यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखूंगा, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे। ये एग्जाम्पल है हमारे पास 2, ठीक है, कुछ इस तरह से, एक हम करेंगे और एक आप करेंगे, ठीक है, और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब डिग्री सेंटीग्रेड आपको 25 दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या लिख देना है, ये मानक कंडीशन है। और अगर आपको 25 से कम या ज़्यादा मिल जाए तो आपको पूरा रिएक्शन लिखना है, टी का मान अपने आप लगाना है, ठीक है, और आर का मान रखना है, एन का मान रखना है, एफ का मान रखना है। अगर इतना लिखा हो तो केवल एन का मान, बाकी ऊपर क्या आ जाता है आपका 0.0591, ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मानक कंडीशन दे रखी है, या तो लिखा होगा मानक या लिखा होगा तापमान, ठीक, तो आप समझ जाना तापमान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी नरनस्ट समीकरण यूज करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, नरनस्ट समीकरण से। और हम जानते हैं नरनस्ट समीकरण हमारी क्या होती है, ये मानक कंडीशन है तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्या होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको याद रखना होता है। तो ये याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमें दे रखा है एक सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल प्रदर्शन है। तो सेल प्रदर्शन हमने इससे लास्ट और उससे लास्ट वाले, ठीक है, लगभग तीसरे वीडियो में हमने पढ़ा है, तो वो आप देख लेना किस तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखो Fe से क्या बन रहा है, Fe2+, और इधर H प्लस से क्या बन रहा है, H2+ बन रहा है। तो इसमें अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखना चाहेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, रिएक्शन को लिख लेंगे। और रिएक्शन अगर ना लिखें तो ये आपका इधर से कन्वर्ट होकर किधर जाएगा, एरो के इधर, ये इधर से कन्वर्ट होकर किधर जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला H2 और Fe2+ ये प्रोडक्ट होंगे, और H+ और Fe+ ये हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। तो ऊपर इसको और इसको लिखा जाएगा, इसको और इसको नीचे लिखा जाएगा। देखो कैसे बनता है, ये जो हमारा Fe है, क्या है, Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है हमारा Fe2+ में, ठीक है। कब, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक। दूसरा H+ है हमारा, क्या है, H+, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है H, क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। कितने बना रहा है, 2। देखो बराबर करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 2 से, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे हमारे पास 2। अब हाइड्रोजन भी आगे कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पर भी हमारे कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा H2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें दोनों को जोड़ देंगे। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, इधर बचेगा Fe प्लस 2H+, एरो लगाओ, Fe2+ प्लस H2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल प्रदर्शन करते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा उत्पाद, क्या आ गया, उत्पाद। और ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अभिकारक। हम जानते हैं क्या होते हैं, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट। इनकी ही कॉन्सेंट्रेशन उठा के हमें यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। तो चलो हम लिखते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को उठा के, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन। कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 लॉग बेस 10, ऊपर क्या आ जाएगा, Fe+ और H, Fe2+ और H, Fe2+ और क्या आ जाएगा हमारा H2, नीचे क्या आ जाएगा हमारा H2H, 2H करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, H+ का स्क्वायर इंटू क्या आता है, इधर था Fe। तो ये चीज़ें थी हमारे पास, ठीक। हम जानते हैं कि जो ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे H2 हो गया और Fe हो गया, इनकी जगह पे क्या आ जाता है, एक आ जाता है
ठोसों के लिए कितना मान रखते हैं हम, 1 रखते हैं। ये जो ई नॉट सेल है, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ई नॉट कैसे आता है हमारा, ठीक है। तो ई नॉट करने के लिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा होता है ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। अब देखो कैथोड कौन सा हमारा, हम जानते हैं ये क्या होता है हमारा, लवण सेतु, क्या होता है, लवण सेतु होता है, ठीक है। लवण सेतु के बाईं ओर क्या होता है हमारा, एनोड। तो ये बाईं ओर वाली चीज है, ये क्या हो जाएगा हमारा, एनोड हो जाएगा। ये दाईं ओर वाली चीज है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैथोड। तो बाईं ओर कौन सा है, ये वाला, तो इसका मान हम कहाँ रखेंगे, कैथोड, एनोड की जगह। ये कैथोड वाला हमारा किधर है, दाईं ओर, तो ये वैल्यू हमारी कहाँ आ जाएगी, कैथोड की ओर, ठीक है। तो आएगा क्या हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा कैथोड कितना है हमारा, 0.001 प्लस का है ना, 0.00 वोल्ट, माइनस का चिन्ह लगा दो। एनोड कितना है हमारा, ये माइनस का है, तो इसको हम माइनस का लिखेंगे 0.44 वोल्ट। अब देखो ये प्लस माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ई नॉट सेल हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 0.44 वोल्ट, कितना आ जाएगा, प्लस का 0.44 वोल्ट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ई नॉट मिल जाएगा। जा रहे हैं। अब इसको उठाकर कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर रख देंगे, बाकी इनकी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। अब ये देखो इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसका मान हमारा कहाँ है, जी, ये इसका मान है, और इधर H प्लस का मान कहाँ है हमारा, ये। तो ये उठाकर हम कहाँ रख देंगे, सबकी जगह पर रख देंगे। तो इधर ले आते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल कितना आ गया, प्लस का है हमारे पास 0.44 वोल्ट माइनस 0.02591/2 लॉग बेस 10। ऊपर देखो क्या बचेगा, ये सॉलिड है, इनको हटा दो, Fe और H को हटा दो। Fe प्लस का मान कितना है, 0.001 और H का मान कितना है, H का मान है हमारे पास 0.01, कितना है, 0.01 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कितना है भाई, 2 बार H है, कितना है, 2 बार, तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका इतना ही रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.1.1, इनका स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.01 और 0.01, एक एक और 0 और 0, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 1 1 2 3, 1 2 3 4 के बाद लगा दो, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा हमारा 0.00001। तो ई सेल इक्वल्स टू 0.44 माइनस 0.0591/2 लॉग बेस 10, ऊपर क्या है, 10 की घात -3 ऊपर है, कितनी है, 10 की घात -3 ऊपर है, और नीचे ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 0.1234, यानी कि 10 की घात -4 नीचे है, क्या है, 10 की घात -4, ठीक है। तो ये बराबर है किसके, ये है 10 की घात -4 के बराबर। इसको ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, ये सेल इक्वल प्लस 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591/2 और लॉग बेस 10, कितना आ जाएगा, 10 की घात -3 गुणा 10 की घात प्लस का 4। ऊपर कितना बचेगा, केवल 1 बचेगी, 10 की घात कितनी बचेगी, 10 की घात 1 बचेगी, ठीक है। प्लस 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591/n, n की मान कितना है, 2, ठीक। लॉग बेस 10, ऊपर कितना बचेगा, 10 की घात 1, कितना बचेगा, 10 की घात 1 बचेगा, ठीक है। ये 10 की घात इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए लॉग बेस 10 a की घात x, तो ये क्या हो जाता है, x आगे आ जाता है, x लॉग बेस 10a, ठीक, इस तरह से। तो ये जो घात है ये आगे आ जाएगी और वो पीछे ही रह जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591/2, और 1 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू लॉग बेस 10, ये 10 यहीं बचा रह जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, ये होता है हमारा 1 के बराबर, कितना, लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक। तो रख देंगे 0.044 वोल्ट माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर लो, जब हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 2
से 0.0 पहले आ जाएगा, 2 दूनी 4 और कितना हो गया 19, 2 ने 18 और 2 पंजे 10 गुणा 1 गुणा 1 कितना आ जाएगा। अब देखो 0.044 वोल्ट माइनस कितना कितना है 0.0295, इसमें से जरा इसको घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा 0.44, कितना है 0.0295, इसमें से घटाओ जरा कितना आ जाएगा, इधर से इधर कैरी ले लो, 10 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, और 3 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, और यहाँ 4 कितना आ जाएगा 4105, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4105। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई सेल की वैल्यू जो है, ई सेल की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, प्लस की 0.4105, कितना आ जाएगा 4105, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर किस वाले के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.4105, ठीक। तो ये आपका इस वाले सेल के लिए आपका आंसर ही आ जाएगा। सेम इसी तरह से क्या करना है आपको, इसको करना है, ठीक है। ये वाला सवाल भी आपका क्या होगा, सेम इसी तरह से होगा। बाकी इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो एक वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा देंगे एक लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि नर्नर समीकरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एग्जाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके नर्नर समीकरण से बनते हैं हर बार क्वेश्चन में, ठीक, हर बार पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इस बार भी आपको यहाँ से एक न एक सवाल देखने को मिलेगा, या केवल नर्नर समीकरण आपका 2 नंबर में पूछ लेता है, कहता है कि नर्नर समीकरण क्या है, उसमें उपयोग होने वाले जो भी सिंबल हैं उनका नाम लिखना है, तो बताना है कि ये क्या है, ये क्या है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, एन क्या होता है, एफ क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब उनके नाम लिखना है। तो इसमें आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने देखा होगा पूरा, और अगर आप यहाँ तक है तो पूरा वीडियो देख कर ही यहाँ तक आए होंगे। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।